Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about age of machines. आज हम age of machines के बारे में सीखेंगे. So let's get started. The time in which we are living is called the age of machines because our lives are totally dependent on machines and machines have become an integral part of our lives. आज के टाइम को हम एज ऑफ मशीन्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो मशीन्स होती हैं वो हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी हैं. अगर हमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करना है तो हम मशीन के ऊपर डिपेंड रहते हैं. A machine is a tool that helps us to do work faster, better and more easily. मशीन क्या है? मशीन एक ऐसा टूल है जो हमारे काम को बहुत आसान कर देता है, बहुत जल्दी कर देता है. Millions of years ago, humans did not have these machines. They were dependent on simple stone tools made by themselves as per their skills. लेकिन मिलियन ईयर्स पहले क्या होता था, जो लोग होते थे उनके पास मशीन्स नहीं होती थी. वो क्या करते थे, वो स्टोन से ना टूल्स बनाते थे और उन टूल्स का इस्तेमाल करते थे अपनी हेल्प करने के लिए. ओके, these stone tools were used mainly for hunting. है ना, ये जो स्टोन टूल्स हैं इनका इस्तेमाल किसके लिए सबसे ज्यादा होता था? शिकार करने के लिए, हंटिंग करने के लिए. Since most tools during this period were made of stones, this period is called the Stone Age. है ना, क्योंकि इस एज में, इस टाइम में ज्यादातर जो टूल्स थे वो किसके बने थे? स्टोन के बने थे. तो इसको क्या बोला जाता है? स्टोन एज बोला जाता है. इट टुक थाउजेंड ऑफ इयर्स फॉर डेवलपिंग टूल्स मेड ऑफ मेटल्स. है ना, हजारों साल लगे मेटल्स के टूल्स बनाने में. द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड वाज कॉपर. Copper was mixed with other metals like zinc and tin to make alloys like brass and bronze. ठीक है, जो सबसे पहला मेटल है जिसका इस्तेमाल करा गया था वो कौन सा था? कॉपर. कॉपर को जो ना मिलाया जाता है किससे? जिंक और टिन के साथ मिलाया जाता है जिससे हम ब्रास और ब्रॉन्ज बनाते हैं. Iron was the next metal to be used. Iron was widely used to make strong and sharp tools for farming and hunting. This period came to be known as the Iron Age. कॉपर के बाद कौन सा मेटल नॉलेज में आया लोगों की? That was iron. उसके बाद लोगों ने आयरन की चीजें बनाना शुरू करी और इस एज में, इस टाइम में सबसे ज्यादा आयरन टूल्स का इस्तेमाल हुआ और इस एज को हम कहते हैं आयरन एज. Last few hundreds of years have seen rapid growth in technology and there have been so many machines invented during this period that this period is called the machine age. है ना, अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ने लगी. ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी में ग्रोथ होने की वजह से, इस चीज़ की वजह से क्या हुआ, मशीन्स जो हैं वो और भी अच्छी चली होती गई. ठीक है, और हम आज की डेट में हम लोग हर चीज़ के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं. तो इस पीरियड को हम क्या कहेंगे? मशीन एज कहेंगे. Let us discuss important events during the Iron Age and the Machine Age. अब हम कुछ important events discuss करने वाले हैं Iron Age और Machine Age के टाइम पे. The invention of steam engine, जो कि बहुत ज़रूरी था हमारे लिए. Steam has power. This fact was already known to humans in 1690. But nobody knew how to use it. It was James Watt in 1769 who developed a steam engine. है ना, जो लोग थे ना उनको पहले से ही पता था कि जो स्टीम है, स्टीम में ना पावर है, मतलब स्टीम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आता था. 1690 तक में लोगों को पता था कि स्टीम में पावर है, लेकिन फिर एक इन्वेंशन हुआ और वो इन्वेंशन किसने करा? वो इन्वेंशन करा जेम्स वॉट ने. कौन से ईयर में? 1769 में. इन्वेंशन किस चीज का? स्टीम के यूजेस का इन्वेंशन, कि स्टीम को किस तरीके से इस्तेमाल करा जा सकता है. ड्यूरिंग दोज डेज the coal mines in England got filled with water in the rainy season. This made the mining of coal very difficult. Water had to be pumped out from the mines for work to be done properly. है ना, उस टाइम पर क्या होता था, जो कोल माइंस होती थी ना, जहाँ से हम कोयला निकालते हैं, कोल माइंस जो थी वो पानी से भर जाती थी. क्यों? क्योंकि बारिश होती थी. तो लोगों को क्या करना पड़ता था? लोगों को जो है पानी को बाहर निकालना पड़ता था ताकि वो लोग माइनिंग कर पाए. अब
पावरफुल पंप वॉज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज, है ना। अब हमें क्या करना पड़ा, हमें पंप आउट करना पड़ा पानी को। अब पंप आउट करने के लिए हमें एक अच्छा पंप भी तो चाहिए, है ना। जेम्स वॉट वर्कड ऑन द आइडिया ऑफ यूजिंग स्टीम पावर टू डू दिस वर्क। फिर जेम्स वॉट ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने एक आइडिया बनाया कि क्यों ना मैं स्टीम का इस्तेमाल करूं एक पंप को बनाने में। He succeeded in making a steam engine, और इस तरीके से उन्होंने steam engine बना दिया। Originally, it was used to pump out water from the coal mines. Later, it came to be used in every field. सबसे पहले इस्तेमाल जो था स्टीम इंजन का वो किस लिए हुआ, पानी को पंप आउट करके बाहर निकालने में। लेकिन आगे आने वाले टाइम में इसका इस्तेमाल और भी चीजों में किया जाने लगा। James Watt's steam engine paved the way for the invention of railway engines. George Stephenson made the use of steam power and invented the railway engine. है ना। फिर क्या थे, जो जेम्स वॉट थे, उन्होंने स्टीम इंजन को जो है जब बनाया तो उससे काफी सारे लोगों को और मल्टीपल आइडियाज मिले। तो ऐसे ही एक इंसान जिनका नाम क्या था, जॉर्ज स्टीफेंसन, उन्होंने रेलवे इंजन बना दिया स्टीम इंजन की मदद से। इन 1814, कौन से ईयर में, 1814 में, the first successful railway engine was built by George Stephenson in 1829। ठीक है, उन्होंने इन्वेंटेड कब करा, 1814 में, लेकिन वो सक्सेसफुल कब हुए, कब जो है उसका इस्तेमाल किया जाने लगा, उस स्टीम इंजन के मदद से जो बना हुआ था रेलवे इंजन, उसका इस्तेमाल 1829 में किया जाने लगा। ही नेम्ड इट द रॉकेट, और उस रेलवे इंजन का नाम क्या पड़ा, रॉकेट। George Stephenson's steam locomotive opened the door for diesel and petrol engines, है ना। फिर जो जॉर्ज स्टीफेंसन थे, उनके इस स्टीम लोकोमोटिव जो मतलब जो स्टीम इंजन था, जो रेलवे इंजन था, उसने ना बहुत सारे पेट्रोल और डीजल इंजन को भी जो है आइडियाज दिए। उसके आइडियाज मिले लोगों को कि पेट्रोल और डीजल इंजन भी बन सकता है। These engines were used in motor cars, buses, jeeps, ships and airplanes. इन इंजन्स का इस्तेमाल कहाँ होने लगा फिर, मोटर कार्स में, बसेस में, जीप्स, शिप्स और एरोप्लेन्स में। They were also used in big machines, और इनका इस्तेमाल बड़ी बड़ी मशीनों में भी किया जाने लगा। Next, mass production and industrial revolution. The term mass production is used for the method of producing goods in large quantities at low cost. मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मास प्रोडक्शन का मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें कम से कम पैसों में, है ना। It became possible due to the use of machines. Mass production became the keynote of industry. और ये जो मास प्रोडक्शन का जो कंसेप्ट है, ये कैसे जो है सक्सेसफुल हो पाया, किस तरीके से सक्सेसफुल हो पाया, मशीन्स की मदद से। कम मशीनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं बना पा रहे हैं। Mass production became the keynote of industry. Many big factories were set up where goods in large quantities were produced. People started leaving their villages to work in big factories. मास प्रोडक्शन किया जाने लगा। लोग जो थे उन्होंने देखा कि सिटीज़ में तो मशीन्स की मदद से जो है ना बहुत सारी फैक्ट्रीज खुल रही हैं, तो हमारे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो लोग क्या कर रहे थे, अपने विलेजेस को छोड़ के शहरों में आ रहे थे फैक्ट्रीज में काम करने के लिए। ओके, दिस गेव राइज टू बिग सिटीज, और इससे धीरे धीरे बड़ी बड़ी सिटीज बनने लगी। There was a great change in the mode of production during this period. This period is therefore called the Industrial Revolution, है ना। और इससे क्या होने लगा कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर काम करने लगे, मशीन्स भी जो हैं बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर रही थी। तो इस टाइम को जिसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज बनाई गई, लोगों ने काम करा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज में, उस टाइम को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। The Industrial Revolution gave employment to thousands of people. The Industrial Revolution began in Britain in late 1700. जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था उसने बहुत सारे लोगों को जॉब्स दिलाई, ठीक है। और ये कहाँ पर शुरू हुआ, ब्रिटेन में शुरू हुआ। कौन से ईयर में, 1700 में। Let's do fact galore. Water powered spinning jenny for spinning cloth is thought to be an invention of the British Industrial Revolution in late 1700. ये देखो स्पिनिंग जेनी जो है जिससे हम
क्लोथ्स को स्पिन कर सकते हैं, वो इन्वेंशन किया गया। और ऐसा माना जाता है कि ये ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पार्ट था। और कब हुआ ये? 1700 में इसका इन्वेंशन हुआ। ओके, फ्यूल्स फॉर जाइंट मशीन्स, है ना। अब जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं उनको चलाने के लिए फ्यूल्स भी तो चाहिए। इन द बिगिनिंग स्टीम वाज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। स्टीम could be obtained by boiling water. To boil water, fire was required, which in turn needed coal or wood. Thus, coal or wood was the main source which could supply energy. जो सबसे पुराना सोर्स था ना एनर्जी का, वो था स्टीम। और स्टीम कैसे बनती है? जब हम कुछ चीज को जलाते हैं। तो हमें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी? हमें थी फायर की और लकड़ी की जरूरत। जब हम उनको जलाएंगे तो उससे स्टीम बनेगी, जब हम पानी को उबालेंगे उससे स्टीम बनेगी, है ना। तो क्या किया जाने लगा? लोगों ने कोल और वुड का जो इस्तेमाल है ज्यादा बढ़ा दिया ताकि स्टीम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो सके। कोल क्या होता है? कोल वॉज द फर्स्ट फ्यूल टू बी यूज्ड इन मशीन्स। कोल एक ऐसा फ्यूल है, सबसे पहला फ्यूल है जो मशीन्स में इस्तेमाल किया जाने लगा। कोल इज फाउंड डीप बिलो द अर्थ्स सरफेस, है ना। जो कोयला है, कोल, वो अर्थ के नीचे पाया जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड थ्रू माइंस, और इसको माइंस के थ्रू निकाला जाता है। With its increasing demand, the coal mines became deeper. Moreover, the deposits of coal are limited and they would deplete in the near future. अब क्या होगा? जैसे कोल की डिमांड बढ़ने लगी तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कोल निकालना शुरू कर दिया। तो ये जो कोल माइन है वो गहरी होती चली गई, खाली होती चली गई। और ऐसा माना जाता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में भी इसकी जो क्वांटिटी है कोल की, वो बहुत कम हो जाएगी अर्थ में। सो ह्यूमन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो लोगों को लगा कि नहीं, ये जो सोर्स है ना, ये एक दिन खत्म हो जाएगा, तो बेटर है कि हम कोई दूसरा सोर्स ढूंढे, कुछ ऐसा ढूंढे जिससे एनर्जी प्रोड्यूस करी जा सके। मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम। द नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू बी यूज्ड वाज मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम। कोल के बाद क्या यूज में आने लगा? मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम। इट वाज डिस्कवर्ड इन अमेरिका इन 1857। वो अमेरिका में डिस्कवर्ड हुआ। कौन से ईयर में? 1857 में। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। जैसे कोल होता है ना अर्थ सरफेस के नीचे, उसी तरीके से पेट्रोलियम भी अर्थ सरफेस के नीचे पाया जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन अमेरिका, हम सब जानते हैं इस बारे में। ओके, इट इज ड्रिल्ड एंड देन रिफाइंड इन द ऑयल रिफाइनरीज। इसको जो है ना खोद के निकाला जाता है और फिर उसको रिफाइन, उसको साफ करा जाता है। कहाँ पर? ऑयल रिफाइनरीज में। We get fuels such as gasoline, kerosene and diesel by refining petroleum. हमें और भी फ्यूल्स मिलते हैं किसको रिफाइन करने के बाद? गैसोलीन, केरोसिन एंड डीजल। ठीक है। नेक्स्ट इज गॉटलिब डेमलर। A German scientist invented an engine that could run on petrol in 1885. तो हम देखेंगे जो गॉटलिब डेमलर थे, उन्होंने पेट्रोल इंजन बनाया। क्या बनाया? पेट्रोल इंजन। मतलब ऐसा इंजन जो पेट्रोल पर चल सके, पेट्रोल की मदद से चल सके। कौन से ईयर में? 1885 में। 1 year later, in 1886, he made 4-wheeled cars, है ना। 1886 में उसने 4 पहियों वाली कार बनाई। Thus the era of motor cars began. और इस तरीके से मोटर कार्स का एरा जो है वो शुरू हुआ। फैक्ट के और देखेंगे। माइकल फैराडे ऑफ इंग्लैंड इन्वेंटेड डायनामो इन 1831. Carl Benz of Germany made the first petrol car in 1888. ठीक है। जो माइकल फैराडे थे उन्होंने क्या इन्वेंट करा? उन्होंने इन्वेंट करा डायनामो। कौन से ईयर में? 1831 में। और जो कार्ल बेंज थे उन्होंने, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? जर्मनी से। उन्होंने फर्स्ट पेट्रोल कार जो है वो कब इन्वेंट करी? 1888 में। ओके। हाउएवर, लाइक कोल, द डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल ऑयल आर ऑल्सो लिमिटेड, है ना। जिस तरीके से कोल है ना, जैसे एक दिन वो खत्म हो जाएगा, उसी तरीके से पेट्रोलियम भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इट इज
consumed in such large quantities that it will become scarce within less than 150 years. है ना, इसको जिस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना मिनरल ऑयल को, ये 150 years में ही खत्म हो जाएगा. Fortunately, human has already discovered an alternative source of energy, electricity. तो ह्यूमन ने क्या करा, दूसरा तरीका निकाला एनर्जी का, और वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी. Electricity. In modern times, electricity is the most important source of energy. Electricity is produced either by burning fuels like coal, mineral oil, or natural gas in thermal power stations or from running water as in hydel power stations. Electricity produced from water is called hydroelectricity. अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, कैसे प्रोड्यूस होती है, ये जब हम कुछ फ्यूल्स को जलाते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. और वो कौन से फ्यूल्स हैं, जैसे कि कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस. ठीक है, कहाँ पर इसको जलाया जाता है, थर्मल पावर स्टेशंस में, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. या फिर दूसरा तरीका क्या है, हाइडल पावर स्टेशंस में पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और इस प्रोसेस को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बनाते हैं जब हम. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी पावर, जो पावर है जो पानी से बनती है, जो वाटर से बनती है, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. The discovery of electricity has an interesting story. है ना, अब जो इलेक्ट्रिसिटी है ना उसकी डिस्कवरी की ना एक बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी है. A man in the Netherlands made a strange toy called Leyden jar. है ना, एक मैन था, उसने क्या करा, नीदरलैंड्स में उसने एक टॉय बनाया. ठीक है, और उसका नाम क्या पड़ा, Leyden jar. It was like a glass bottle coated with metal foil inside and outside. वो किसकी तरह था, एक कांच की बोतल समझ लो आप, जार बॉटल, और उसके अंदर भी जो है मेटल लगा हुआ है, फॉइल, मतलब जैसे फॉइल पेपर हम यूज करते हैं ना, एक अंदर फॉइल पेपर लगा हुआ है, एक फॉइल पेपर बाहर लगा हुआ है. इट हैड 2 wires, उसमें 2 wires हैं, वन इनसाइड द बॉटल एंड अदर आउटसाइड इट. एक वायर अंदर है बॉटल के और दूसरी वायर बाहर है. व्हेन दीज वायर्स जॉइंड दे प्रोड्यूस्ड, जब इन वायर्स को जोड़ा गया तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस करा, स्पार्क्स. दे प्रोड्यूस्ड स्पार्क्स, एक जैसे कि चिंगारी, चमक कहते हैं ना, लाइट हल्की सी. समटाइम्स दे ऑल्सो गेव अ माइल्ड शॉक, कभी कभी तो उससे करंट भी लगता था. दिस शॉक कुड मेक अ बॉय और गर्ल जंप. पीपल वुड लाफ टू सी द बॉय और गर्ल जंपिंग. दे बिगेन टू कॉल दिस टॉय द लाफिंग जार. इमेजिन, इससे क्या होता था, ये जो जार, ये जो टॉय होता था ना, ऐसे बच्चों को करंट लगता था, और जब वो करंट से ऐसे शॉक उनको लगता था तो लोग हंसते थे, तो इसलिए उसको लाफिंग जार भी बोला गया. ठीक है, लोगों का ये एक तरीके का एंटरटेनमेंट था. ओके, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, also heard about the unique jar. He concluded that the sparks produced in the jar and the lightning in the sky were similar. He wanted to prove it through an experiment. तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने नोटिस करा कि ये जो लाफिंग जार में जो स्पार्क निकलता है ना, और जो स्पार्क हम स्काई में देखते हैं, जो बिजली चमकती है, वो दोनों सेम है. तो उन्होंने कंक्लूजन पर इस चीज को लेकर आए कि वो एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. ठीक है, वो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. वन डे ही टाइड अ सिल्क थ्रेड टू अ काइट एंड फ्लू इट हाई अप इन द स्काई. उन्होंने एक दिन क्या करा, एक काइट में ना सिल्क का थ्रेड बांधा और उसको उड़ाने वो लग गए. टू वन एंड ऑफ द थ्रेड ही हैड टाइड अ मेटल की. एक धागे के एंड पे तो उन्होंने ना मेटल की को बांधा. द मोमेंट लाइटनिंग फ्लैश्ड इन द स्काई ही टच्ड द मेटल की. जैसे ही बिजली चमकी आसमान में, उन्होंने ना उस मेटल की को टच करा. He received a strong shock. और उनको एक बहुत जोर से जो है करंट लगा, शॉक लगा. Thus Benjamin proved that the shock in the jar and lightning in the sky were similar. तो इससे उन्होंने प्रूव करा कि जो जार में जो शॉक लग रहा है और जो स्पार्किंग जो है आसमान में हो रही है, दोनों सेम है. This is how electricity was discovered. और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्कवर की गई.
Now the scientists got busy in finding other ways to produce electricity, है ना. आज की डेट में जो साइंटिस्ट हैं वो चाह रहे हैं कि और भी नए नए तरीके हम निकालें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के. In 1800 an Italian scientist Alessandro Volta made the first battery which could produce a small amount of electricity, है ना. Alessandro Volta जो थे उन्होंने बैटरी बनाई. कौन से ईयर में? 1800 में. वो एक इटालियन साइंटिस्ट थे. लेटर इंजीनियर्स मेड जनरेटर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. फिर जो इंजीनियर्स थे उन्होंने उसको और अपग्रेड करा और उन्होंने जनरेटर्स बनाए जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है. बट दीज जनरेटर्स टू नीड पेट्रोल और डीजल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन इन जनरेटर्स को भी क्या चाहिए? पेट्रोल और कोल फ्यूल चाहिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. सो ह्यूमंस एफर्ट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द अदर सोर्सेज आर स्टिल गोइंग ऑन. तो इसलिए आज की डेट में भी जो लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो ढूंढ रहे हैं कि ऐसे हम कैसे नए नए तरीके अपनाएं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएं बिना किसी कोल पेट्रोलियम की मदद से. ओके, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब और कौन से दूसरे तरीके हैं एनर्जी के? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैव लिमिटेड डिपॉजिट्स, है ना. जो कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है ना वो लिमिटेड है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगी. मोरओवर दे आर नॉन रिन्यूएबल, है ना. वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब कि उनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता. So the scientists are trying to find out other potential sources of energy. इसलिए जो साइंटिस्ट है ना वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि और कौन से एनर्जी के तरीके मिल सकते हैं. They have already identified some such sources like the sun, wind, water, tide and earth, है ना. तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे तरीके निकाले जिससे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे कि सन, विंड, वाटर, टाइड. टाइड मतलब लहरें, या फिर अर्थ से. These sources of energy are everlasting. और ये जो सोर्सेज है ना एनर्जी के ये कभी ना खत्म होने वाले सोर्सेज हैं. They have an advantage over other sources in the sense that they do not cause any pollution. इन सोर्सेज को यूज करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि इससे पोल्यूशन नहीं होता. We should use all the sources of energy with great care. हमें हर सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ना बहुत संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए. वी शुड कंजर्व एनर्जी फॉर फ्यूचर. और हमें फ्यूचर के लिए एनर्जी को बचाकर रखना चाहिए. ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो वी हैव रेड द चैप्टर. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स. से राइट और रॉन्ग. टुडे वी आर लिविंग इन द मशीन एज. राइट. द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगेन in India in 1705. Wrong. The deposits of coal are unlimited. Wrong. Electricity generated from water is called hydroelectricity. Right. We should conserve energy for future. Right. Okay. Take your pick. The first metal to be used was copper. The earliest tools were made of stones. George Stephenson's railway engine was named rocket. What did Benjamin Franklin discover? Electricity. Which one is an alternative source of energy? It would be sun. Match the following columns. Okay, let's do that. James Watt, steam engine. George Stephenson, railway engine. Gottlieb Daimler, petrol engine. Benjamin Franklin, electricity. Alessandro Volta, battery. All right, my dear students, so these questions and activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.